नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक की ओर से आप सुन रहे हैं एक वैज्ञानिक वेलनेस पॉडकास्ट डॉक्टर हरनेक सिंह के साथ। नमस्ते। आज हम अल्जाइमर रोग की दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। यह सफर एक दिमाग की कोशिका के अंदर उलझे हुए प्रोटीन से शुरू होगा और एक शांत जंगल की हरियाली तक जाएगा। हमारी इस पड़ताल का आधार है डॉक्टर हरनेक सिंह की किताब अल्जाइमर्स डिजीज अ होलिस्टिक गाइड टू ब्रेन हेल्थ। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अल्जाइमर क्या है, बल्कि ये समझना है कि इस बीमारी को एक बिल्कुल नए नजरिए से कैसे देखा जा सकता है, एक ऐसी गड़बड़ी के तौर पर जिसे हम शायद ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अल्जाइमर कोई मानसिक बीमारी नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। ये एक न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी है। न्यूरोडीजेनरेटिव मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग का फिजिकली भौतिक रूप से खराब होना है, ठीक वैसे ही जैसे दिल की बीमारी में दिल कमजोर हो जाता है। ये कोई डिप्रेशन या एंजाइटी जैसा नहीं है। अच्छा। और आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में 5,50,00,000 से ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। 5.5 करोड़? हाँ, और ये डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो एक मरीज के दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा होता है? वो काम करना कैसे बंद कर देता है? इसे समझने के लिए चलिए दिमाग को एक हलचल भरे शहर की तरह सोचते हैं। ठीक है। इस शहर में अरबों घर हैं, न्यूरॉन्स। अब अल्जाइमर में क्या होता है? इस शहर पर 4 तरफ से हमला होता है। सबसे पहला है अमाइलॉइड प्लाक्स। अमाइलॉइड प्लाक्स? एक मिनट, ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, पर इसे ऐसे समझिए। कल्पना कीजिए कि शहर में घरों के बाहर, गलियों और सड़कों पर चिपचिपा कूड़ा जमा होने लगता है। कूड़ा? हाँ, ये बीटा अमाइलॉइड नाम का एक प्रोटीन है। ये कूड़ा इतना बढ़ जाता है कि सड़कें जाम हो जाती हैं, घरों के बीच वो बातचीत और सामान का आना जाना बंद हो जाता है। ये प्लाक्स दिमाग की कोशिकाओं के बाहर जमा होकर ठीक यही काम करते हैं, खासकर याददाश्त वाले इलाके जैसे हिप्पोकैम्पस में। अच्छा, तो ये समस्या कोशिकाओं के बाहर हो रही है, लेकिन आपने तो कहा था कि हमला चारों तरफ से होता है, तो अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल, ये तो एक दो तरफा जंग है। जब बाहर सड़कों पर कूड़ा जमा हो रहा है, ठीक उसी समय घरों के अंदर भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसे कहते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ओके। अब सोचिए, हर घर के अंदर पानी और बिजली की पाइपलाइन का एक सिस्टम है जो घर को जिंदा रखता है। टाउ नाम का एक प्रोटीन इन पाइपलाइनों को सीधा और मजबूत रखता है। लेकिन अल्जाइमर में ये टाउ प्रोटीन मुड़कर आपस में उलझ जाता है। मतलब घर के अंदर की पूरी प्लम्बिंग और वायरिंग ही जाम हो जाती है। एकदम सही। अब न तो घर में कोई पोषक तत्व आ सकता है, न ही ऊर्जा बन सकती है। धीरे धीरे वो घर वो अंदर से ही मरने लगता है। तो अब हमारे शहर में 2 बड़ी समस्याएं हैं, बाहर सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अंदर घरों में सप्लाई ठप। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो शहर का क्या हाल होता होगा? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप हो जाता होगा। वही तीसरा हमला है, सिनेप्टिक लॉस। सिनेप्टिक लॉस? हाँ, शहर के घरों के बीच जो फोन लाइन और इंटरनेट के तार थे वो टूटने लगते हैं। इसे सिनेप्स कहते हैं, जहां से एक न्यूरॉन दूसरे से बात करता है। जब ये संपर्क टूटते हैं तो यादें बनना, भाषा को समझना, फैसले लेना सब बंद हो जाता है। और इसका नतीजा? इसका आखिरी और सबसे भयानक नतीजा है चौथा हमला, ब्रेन एट्रोफी। मतलब दिमाग का सिकुड़ना? हाँ, जब शहर के घर एक एक करके मरने लगते हैं, सड़कें वीरान हो जाती हैं, तो पूरा का पूरा मोहल्ला ही बंजर हो जाता है। दिमाग के जरूरी हिस्से जैसे कॉर्टेक्स वो सिकुड़ने लगते हैं। शहर धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीर बहुत ही डरावनी है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये सब रातों रात नहीं होता। किताब में बताया गया है कि ये बीमारी दशकों तक चुपचाप पनपती रहती है। हाँ, और यहीं पर इसके चरण बहुत मायने रखते हैं। पहला चरण प्री क्लिनिकल है। प्री क्लिनिकल? जो लक्षण दिखने से 10 से 20 साल पहले तक चल सकता है। मतलब शहर में कूड़ा जमा होना और पाइपलाइन का उलझना शुरू हो चुका है, लेकिन शहर के लोगों को अभी तक इसका कोई एहसास नहीं है। उन्हें लगता है सब ठीक है। वो अपना रोज का काम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगता है। तब आता है दूसरा चरण, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या MCI। इसे ऐसे समझिए कि परिवार में कोई बुजुर्ग है, वो किसी पड़ोसी का नाम भूल जाते हैं या चाबी रखकर भूल जाते हैं। हाँ,
ये तो आम बात लगती है। हाँ, हम सब इसे बुढ़ापे की निशानी समझकर हंस देते हैं ना, लेकिन ये असल में पहला संकेत हो सकता है कि शहर में समस्याएं अब दिखने लगी हैं। इसके बाद बीमारी का असली रूप सामने आता है, माइल्ड अल्जाइमर, फिर मॉडरेट अल्जाइमर और अंत में आता है गंभीर अल्जाइमर का चरण, जहां शहर पूरी तरह से ढह चुका है। किताब बहुत मार्मिक ढंग से बताती है कि कैसे ये बीमारी धीरे धीरे एक इंसान को टुकड़ों में चुरा लेती है। तो अगर ये बीमारी इतनी धीरे धीरे विकसित होती है तो इसके पीछे कारण क्या है? उम्र और जेनेटिक्स हम सुनते ही हैं, लेकिन किताब का जोर जीवन शैली पर कहीं ज्यादा है। हाँ, और किताब दो ऐसी चीजों पर उंगली रखती है जिनके बारे में हम आम तौर पे अल्जाइमर से जोड़कर नहीं सोचते। क्या है वो? चीनी और हमारी आंतें। एक मिनट, चीनी? हम जो चाय में या मिठाई में खाते हैं, उसका दिमाग से क्या लेना देना? यही किताब का सबसे चौंकाने वाला दावा है। इसमें बताया गया है कि कैसे ज्यादा चीनी वाला खाना दिमाग में इंसुलिन प्रतिरोध पैदा करता है। इसे कुछ विशेषज्ञ टाइप 3 डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 3 डायबिटीज मतलब आप कह रही हैं कि अल्जाइमर एक तरह से दिमाग की डायबिटीज है? ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल, इसीलिए किताब इस पर इतना जोर देती है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती, हाँ। वैसे ही टाइप 3 में दिमाग की कोशिकाएं इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, और इंसुलिन दिमाग की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। और जब ये चाबी काम नहीं करती तो कोशिकाएं भूखी मरने लगती हैं। इतना ही नहीं, चीनी दिमाग में सूजन भी पैदा करती है, जो हमारे शहर में लगी आग की तरह है। ये तो सच में डरावनी बात है। मतलब सालों तक जो मीठा हम शौक से खाते हैं वो चुपचाप हमारे दिमाग में एक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा बड़ा खतरा हमारी आंतों में छिपा है। किताब गट ब्रेन एक्सेस यानी आंत और दिमाग के कनेक्शन पर बहुत गहराई से बात करती है। आंत और दिमाग का कनेक्शन ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारी आंतों और दिमाग के बीच एक सुपर हाईवे है जिस पर लगातार संदेशों का आना जाना लगा रहता है। ओके। जब हमारी आंतें अस्वस्थ होती हैं, उसे लीकी गट भी कहते हैं। तो इस हाईवे पर गलत चीजें जाने लगती हैं। हानिकारक बैक्टीरिया और जहरीले पदार्थ आंतों से रिसकर खून में पहुंच जाते हैं और फिर दिमाग तक का सफर तय करते हैं। हाँ, और वहां पहुंचकर ये दिमाग में सूजन पैदा करते हैं जो अल्जाइमर की आग को और भड़काती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंतों की सेहत हमारी सोच और मूड को भी कंट्रोल कर सकती है। 100%। पता है, हमारे शरीर का 90% से ज्यादा सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन, हाँ हैप्पी हार्मोन, वो हमारी आंतों में बनता है। जब आंत का माहौल बिगड़ता है तो सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल्स का उत्पादन भी गड़बड़ा जाता है। और एक और दिलचस्प बात, हमारी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया ब्यूटीरेट नाम का एक पदार्थ बनाते हैं जो BDNF को बढ़ाता है। BDNF ये क्या चीज है? आप BDNF को दिमाग की कोशिकाओं के लिए मिरेकल ग्रो खाद समझ सकते हैं। खाद? हाँ, ये नई कोशिकाएं बनाने, उनके बीच नए कनेक्शंस बनाने और नई यादें सहेजने में मदद करता है। और कमाल की बात यह है कि इस खाद को बनाने का सिग्नल हमारी आंतों में बैठे बैक्टीरिया देते हैं। वाह! तो किताब का संदेश देखिए, संदेश साफ है। एक खुश और स्वस्थ आंत का मतलब है एक तेज और स्वस्थ दिमाग। ठीक है, तो अगर समस्या की जड़ हमारी जीवन शैली, हमारे खाने पीने और आंतों की सेहत में है, तो जाहिर है कि इसका समाधान भी सिर्फ दवा की गोलियों में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। किताब का पूरा एक हिस्सा प्राकृतिक तरीकों और समग्र उपचार पर है। हाँ। और ये इस किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है मेरे हिसाब से। ये एक पूरी तरह से अलग अप्रोच है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि जड़ से इलाज की बात करता है। बिल्कुल, पूरे सिस्टम को ठीक करने पर जोर देता है। इसकी शुरुआत पोषण से होती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, खासकर DHA। ये दिमागी कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली की मरम्मत करते हैं। और इसमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी और हल्दी यानी कर्क्यूमिन जैसी जड़ी बूटियों पर काफी जानकारी दी गई है। जैसे अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन मतलब ये शरीर को तनाव से निपटने में मदद करती है। और हम जानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव दिमाग के लिए जहर की तरह है। ये जड़ी बूटियां दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान से बचाती हैं। तो ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। हाँ, कह सकते हैं।
ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन किताब इससे भी आगे जाती है। मुझे फॉरेस्ट बाथिंग का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। सच कहूं तो अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी की चर्चा में फॉरेस्ट में नहाना, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। फॉरेस्ट बाथिंग या शिनरिन योकू एक जापानी प्रैक्टिस है। इसका मतलब पानी से नहाना नहीं है, अच्छा, बल्कि अपने सारे सेंसेस के साथ जंगल के माहौल में डूब जाना है। और हाँ, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वो क्या है? जब हम जंगल में होते हैं तो पेड़ फाइटोसाइड्स नाम के केमिकल हवा में छोड़ते हैं। जब हम सांस के जरिए इन्हें अंदर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक अहम हिस्सा है। ये तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करते हैं। वाह, ये तो कमाल है। तो ये सिर्फ मन को अच्छा लगने वाली बात नहीं है, इसके पीछे असली बायोलॉजी काम कर रही है। हाँ, इसी तरह किताब में जानवरों और पौधों के साथ समय बिताने की भी बात कही गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम किसी जानवर को सहलाते हैं या बागवानी करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। लव हार्मोन? हाँ, लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन। ये हमें जुड़ाव और सुकून का एहसास देता है, चिंता कम करता है। इसी तरह संगीत सुनना, किसी अपने का स्पर्श और हंसी मजाक, ये सब साधारण लगने वाली चीजें हैं, लेकिन ये मरीज और उनकी देखभाल करने वालों दोनों के भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत शक्तिशाली टूल है। तो डॉक्टर सिंह का प्रोटोकॉल असल में एक पूरी जीवन शैली है। ये खाने पीने से लेकर जड़ी बूटियों, प्रकृति के साथ जुड़ाव और आध्यात्मिक शांति सबको एक साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। और इसका सबसे गहरा संदेश ये है कि अल्जाइमर सिर्फ दिमाग की एक बीमारी नहीं है। ये हमारे पूरे शरीर, हमारी आंतों, हमारी भावनाओं और हमारी जीने की तरीके से जुड़ी एक गड़बड़ी है। लेखक की एक बात इस पूरी भावना को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। यादें फीकी पड़ सकती हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं। भले ही हम हर नुकसान को ठीक ना कर सकें, लेकिन जो बचा है हम उसे मौजूदगी, भोजन और प्यार से पोषित कर सकते हैं। तो आज हमने दिमाग के अंदर उलझे प्रोटीन से अपना सफर शुरू किया और हमारी बात हमारी आंतों के बैक्टीरिया और जंगल के पेड़ों तक पहुंच गई। ये सच में दिखाता है कि सेहत को देखने का हमारा नजरिया कितना संकरा रहा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या? किताब इस बात पर जोर देती है कि जो बचा है हम उसे पोषित कर सकते हैं। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये सोच सिर्फ बीमारी का इलाज करने से हटकर इंसान की देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो बचा है उसे पोषित करने का ये सिद्धांत हम सिर्फ अल्जाइमर पर ही क्यों लागू करें? सही बात है। जीवन में आने वाली दूसरी चुनौतियों पर ये कैसे लागू हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक। हम अक्सर उस पर ध्यान देते हैं जो हमने खो दिया है, लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी सारी ऊर्जा उसे संवारने और मजबूत करने में लगा दें जो अभी भी हमारे पास है? और अंत में एक जरूरी बात, यह चर्चा केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। किसी भी दवा या सप्लीमेंट को शुरू करने, बदलने या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। नियमित निगरानी और पेशेवर मार्गदर्शन ही सुरक्षित रिकवरी की कुंजी है।